दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए पिछली क्लास में अपन बात कर चुके थे कि किस प्रकार से राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण की शुरुआत होती है। देखिए आज अपन बात करेंगे जो जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। सबसे पहले प्रजामंडल बना था जयपुर और इसके बाद में 1931 में ही बूंदी प्रजामंडल बना था। इससे पहले अपन बात कर चुके हैं कि भाई जो कुछ संगठन बने थे प्रजामंडल आंदोलनों से पहले, तो उनकी अपन बात कर चुके हैं। देखिए जैसे राजस्थान सेवा संघ बना था 1927 में, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ था बॉम्बे में। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे दीवान रामचंद्र राव को बनाया गया था और विजय सिंह पथिक उपाध्यक्ष बनाए गए थे। राजपूताना और मध्य प्रांत का जो सचिव बनाया गया था रामनारायण चौधरी को बनाया गया था। इसके बाद में 1928 में अपन बात किए थे राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। इसका जो अध्यक्ष यानी इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1931 में अजमेर में हुआ था। यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार था, न कि राजाओं का अधिकार था। ठीक है, अजमेर यानी अंग्रेजों का अधिकार था अजमेर में। देखिए जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे रामनारायण चौधरी को बनाया गया था। ठीक है, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का जो अध्यक्ष बनाया गया था रामनारायण चौधरी को बनाया गया था। देखिए अपन बात कर चुके थे कि 1938 में जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस बने थे। और इस हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन दे दिया गया था। देखिए इसके बाद में अपन आज बात करेंगे यानी पढ़ेंगे अपन कि जयपुर और जो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में। देखिए तो अपन बात करते हैं सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल की सबसे पहले बात करते हैं 1931 में स्थापना होती है। देखिए जयपुर प्रजामंडल में सबसे पहले स्थापना होती है 1931 में। तो भाई अपन यानी राजनीतिक जन जागरण की बात कर चुके हैं। अब वहां पर जो संगठन बनाए जा चुके थे, तो उन संगठनों के बाद में अब लोगों को लग रहा था कि अपने को अब प्रजामंडल बना लेना चाहिए। जनता के द्वारा जो अलग पार्टियां बना लेनी चाहिए रियासतों में, और इसके द्वारा जो प्रजामंडलों के द्वारा अंग्रेजों और राजाओं के खिलाफ विद्रोह किया जाना चाहिए और अपने को उत्तरदायी जो सरकार की मांग की जानी चाहिए, यानी रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। देखिए जब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात आती है तो इसका फिर अध्यक्ष कौन बना जाए। तो देखिए सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था कर्पूरचंद पाटनी। ठीक है, कर्पूरचंद पाटनी अध्यक्ष बनाए जाते हैं इसके। देखिए अब ये जो कर्पूरचंद पाटनी अध्यक्ष बनाए जाते 1931 में, लेकिन इनसे जो सही काम नहीं हो पाया था, ये सही तरीके से काम नहीं कर पाए थे और ये एक समाज सुधार के काम करने लग गए थे। ठीक है, तो 1936 में जमनालाल बजाज आते हैं यहाँ पे जयपुर में, और जमनालाल बजाज को लगता है कि भाई इनसे प्रजामंडल जो सही तरीके से गति नहीं दिया जा रहा है इनके द्वारा। तो 1936 में जमनालाल बजाज ने पुनर्गठन किया था जयपुर प्रजामंडल का। ठीक है, ध्यान रखना 1931 में स्थापना होती है, कर्पूरचंद पाटनी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1936 में भाई जो पुनर्गठन किया था जमनालाल बजाज ने। और देखिए दो लोगों को इसका जो दायित्व सौंपा गया था, इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी भाई तुम इसको सही गति दो या सही दिशा दो। देखिए चिरंजीलाल मिश्र और हीरालाल शास्त्री को इसका दायित्व सौंपा गया था। चिरंजीलाल मिश्र का सरनेम कई कुछ जगह पर अपने को अग्रवाल मिलता है और कुछ जगह पर चिरंजीलाल मिश्र मिलता है। ठीक है, तो ये ज्यादा कोई बड़ा मैटर नहीं, आप देख लेना। और हीरालाल शास्त्री, देखिए शुरुआत में इन जो दो लोगों को यानी जिम्मेदारी दी गई थी, इस समय अध्यक्ष बनाए गए थे चिरंजीलाल मिश्र। ठीक है, हालांकि 1940 के लगभग चल गए यानी हीरालाल शास्त्री इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। आगे चल गए हीरालाल शास्त्री
अध्यक्ष बनते हैं। देखिए इसका जो प्रथम अधिवेशन, फिर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 8-9 जो मई 1900 यानी 38 को होता है इसका प्रथम अधिवेशन। देखिए डेट थोड़ी ध्यान रखना ना, 8 भी आ सकती है आपके सामने और 9 मई भी आ सकती है। तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है जो 8 या 9 मई 1938 को, यानी देखिए जयपुर में होता है। जयपुर में एक स्थान पड़ता है नथमल का कटला, ठीक है, नथमल का कटला जयपुर में एक स्थान पड़ता है। देखिए अब बात करते हैं जो अध्यक्ष इसके कौन बनते हैं। अध्यक्ष इसके बनते हैं जमनालाल बजाज। देखिए जमनालाल बजाज की मैं आगे बात बता दूंगा, वैसे अपन अलग से जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उनकी अपन आगे बात करेंगे। जमनालाल बजाज सिक्कर के काशी का बांस के रहने वाले थे, ठीक है, काशी का बांस गांव पड़ता सिक्कर में, वहां के रहने वाले थे और अध्यक्ष इसके बनते हैं जमनालाल बजाज। ठीक है, प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनते हैं जमनालाल बजाज बनते हैं। जयपुर में नथमल का कटला नामक स्थान पर यह अधिवेशन होता है 8-9 मई 1938 को। देखिए अगले दिन यानी इनको लगता है कि भाई महिलाओं को कौन, यानी पहले बात तो कि गांधी जी के पास जाते हैं जो जयपुर प्रजामंडल वाले, भाई आप यहाँ पर आओ, लेकिन गांधी जी उधर अलग अपने आंदोलनों में लगे हुए थे, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। तो गांधी जी बिजी थे। गांधी जी बोलते भाई मैं तो अभी बिजी हूँ और आप तुम्हारी भाभी जी को ले जाओ, जो कस्तूरबा गांधी को ले जाओ, और ये आप लीड कर सकते हैं आपके जो भी आंदोलन चल रहे हैं उनको, प्रजामंडल को। तो कस्तूरबा गांधी आती है 10 मई को। देखिए कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की सभा को संबोधित किया था। तो आप थोड़ा ध्यान रखना भाई, कस्तूरबा गांधी भी जो प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी या जुड़ी थी। तो 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी आती है, यानी अधिवेशन के अगले ही दिन, और महिलाओं की सभा को संबोधित करती है। ठीक है, देखिए अब आगे बात करते हैं 1938 में, यानी ये जो अधिवेशन हो जाता है और इन लोगों को लगता है कि किस प्रकार से प्रजामंडल के लिए भीड़ इकट्ठी की जाए। अधिवेशन हो रहा था, ये लोग यानी हीरालाल शास्त्री बहुत ब्रिलियंट नेता थे उस समय, तो ये इनको लगता था कि भीड़ कैसे इकट्ठी की जाए यहाँ पे। तो ये उस समय भाई देखिए शेखावटी किसान आंदोलन चल रहा था, तो शेखावटी वालों के पास जाते हैं और शेखावटी वालों से समझौता करते हैं, बातचीत करते हैं। और शेखावटी जो किसान आंदोलन था उसने भी जो जयपुर प्रजामंडल को जो अपना समर्थन दे दिया था 1938 में। आप नोट कर लेना, 1938 में शेखावटी किसान आंदोलन ने जयपुर प्रजामंडल को समर्थन दे दिया था। देखिए इसके बाद में बात करते हैं आगे। देखिए 1939 में जब ये अधिवेशन 1938 में कर रहे थे, कस्तूरबा गांधी महिलाओं की सभाओं को यानी संबोधित कर रही थी, ठीक है। शेखावटी किसान आंदोलन के जो किसानों को इधर लेकर आ गए थे, समर्थन ले लिया था। तो जो सरकार थी, ठीक है, राजा और जो अंग्रेज लोग थे वो परेशान हो रखे थे इनसे, भाई ये आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो 1939 में इनके जो ये प्रजामंडल था इस पर रोक लगा दी गई थी सरकार के द्वारा, ठीक है, प्रजामंडल पर रोक लगा दी गई थी सरकार के द्वारा। देखिए फिर जमनालाल बजाज को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, ठीक है, जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए जब जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया तो लोग वैसे उग्र हो गए, जो प्रजामंडल के जो समर्थक थे। तो जमनालाल बजाज की जो गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए सत्याग्रह करते हैं ये लोग प्रजामंडल वाले। तो जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी के विरोध में ये सत्याग्रह करते हैं, ठीक है, और महिलाओं द्वारा भी गिरफ्तारियां दी जाती है, ठीक है, कुछ लोग गिरफ्तारियां देते हैं और महिलाएं भी इसमें जमनालाल बजाज के जो गिरफ्तारी के विरोध में गिरफ्तारियां देते हैं अपनी, भाई हमें भी गिरफ्तार कर लीजिए। सत्याग्रह का ये मतलब होता है शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना और आंदोलन करना। देखिए अब इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई जो देखिए गांधी जी द्वारा जो 3 आंदोलन चलाए गए थे बड़े मुख्य तौर पे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, जो बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से। और देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। देखिए 1930 में जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए जो हीरालाल शास्त्री यानी मीटिंग में जाते हैं, पहले भाई हीरालाल शास्त्री
पूर्ण रूप से इस आंदोलन में भाग नहीं लेते, आगे अपन बात करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो मीटिंग रखी गई थी, जो गांधी जी से मिलने जाते हीरालाल शास्त्री, देखिए 1942 में जो चलाया जा रहा था। तो इसके बाद में देखिए ये बात करके आते हैं, वापस आते हैं, और जो यहाँ पर ये सभा कर रहे थे, यानी खुद की, यानी गांधी जी लोगों की सभा में जो संबोधन कर रहे थे, तो उसमें कह रहे थे कि भाई आप राजाओं के साथ जो भी आपके संबंध है उनको समाप्त कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए जो गांधी जी कहते हैं कि भाई आप राजाओं के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दो, तो हीरालाल शास्त्री को लग रहा था कि भाई किस प्रकार से भाई राजाओं के साथ संबंधों को समाप्त कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो देखिए हीरालाल शास्त्री के राजाओं द्वारा जो अंग्रेजों से जो गांधी जी कह रहे थे कि भाई राजाओं को अपने संबंधों को, यानी अंग्रेजों से जो संबंध है राजाओं के, तो राजाओं को इन संबंधों को समाप्त कर देना चाहिए। तो हीरालाल शास्त्री भी इन जो बातों को सुन रहे थे। हीरालाल शास्त्री को लग रहा था भाई किस प्रकार से राजा अंग्रेजों से संबंध समाप्त कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते भाई राजा, ठीक है। भाई क्यों वो जो यानी सिक्योरिटी दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं अंग्रेज राजाओं को, तो क्यों अपने संबंध समाप्त करेंगे राजा यानी अंग्रेजों से। देखिए हीरालाल जो शास्त्री ने वापस आए, हीरालाल शास्त्री वापस आते हैं जयपुर, और लोग इनसे पूछते हैं भाई क्या प्लान है अपना जो भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर, भाई अपने को भाग लेना है या नहीं लेना। तो हीरालाल शास्त्री शुरुआत में तो गोलमोल एक प्रकार से जवाब देते हैं, गुमराह करते हैं जनता को, लेकिन फिर ढंग से पूछा जाता है हीरालाल शास्त्री को समर्थकों द्वारा, तो हीरालाल शास्त्री अपना फैसला रखते हैं, यानी प्रजामंडल वाले जो समर्थकों के सामने, कि अपने को प्रजामंडल में भाग नहीं लेना, ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल में नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना अपने को, हीरालाल शास्त्री कहते हैं अपने समर्थकों को। देखिए इस समय जो जयपुर के राजा थे सवाई मानसिंह द्वितीय थे, ठीक है, सवाई मानसिंह द्वितीय थे, और इनके जो प्रधानमंत्री थे सवाई मानसिंह द्वितीय के मिर्जा इस्माइल थे। देखिए मिर्जा इस्माइल के नाम से एक रोड है अजमेरी गेट के पास में, 532 है अजमेरी गेट जो रोड आती है, इसको MI रोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए 17 अगस्त 1942 को एक मीटिंग के दौरान जो प्रजामंडल के जो अन्य समर्थक थे वो कहते हैं कि भाई अब क्या करना है, ठीक है। और 17 अगस्त 1942 को एक मीटिंग रखी गई थी हीरालाल शास्त्री द्वारा, और इस मीटिंग में यानी 17 अगस्त 1942 को जो मीटिंग रखी गई थी, इस मीटिंग में साफ कर दिया गया था हीरालाल शास्त्री द्वारा कि, और में क्लियर कर दिया गया था कि अपने को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना है। देखिए कुछ समर्थक थे हीरालाल शास्त्री के जो वो मान जाते हैं, और कुछ जो इसका विरोध करते हैं कि भाई अपने को तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना है। देखिए इसके जो विरोध करते हैं हीरालाल शास्त्री का जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का, तो वो लोग बाबा हरिश्चंद्र थे, उनके जो साथ मिलकर एक आजाद मोर्चा नामक संगठन बना लेते हैं, ठीक, आजाद मोर्चा नामक संगठन बना लेते हैं हीरालाल शास्त्री के विरोध में जाकर। देखिए जो आजाद मोर्चा जो संगठन बनाया गया था, ये बाबा हरिश्चंद्र के निर्देशन में या समर्थन में बनाया जाता है। ठीक है, देखिए जो आजाद मोर्चा बना लिया गया था बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में बनाया जाता है आजाद मोर्चा। देखिए थोड़ा ये क्वेश्चन बन सकता है आजाद मोर्चा किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। किसके नेतृत्व में बनाया गया था, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में बनाया गया था। देखिए जो इसके और जो सदस्य थे, इसको जो स्थापना करने वाले थे बाबा हरिश्चंद्र के साथ में, देखिए वो अन्य नेता रामकरण जोशी थे, ठीक, गुलाबचंद कासलीवाल थे। देखिए गुलाबचंद कासलीवाल थे, इनके घर पर आजाद मोर्चा का ऑफिस बनाया गया था या कार्यालय बनाया गया था, ठीक है। गुलाबचंद कासलीवाल के घर पर आजाद मोर्चा का कार्यालय बनाया गया था। देखिए और जो भी जो अन्य नेता थे दौलतमल भंडारी थे, ठीक है, दौलतमल भंडारी जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने थे, ठीक है। दौलतमल भंडारी भी आजाद मोर्चा के सदस्य थे, जो
आगे चलकर राजस्थान हाई कोर्ट के यानी जो न्यायाधीश बने थे, ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने थे, देखिए चिरंजी लाल मिश्र और हंस डी राय का नाम ध्यान रख लेना, हालांकि इनका नाम ज्यादा नहीं पूछा जाता, चिरंजी लाल मिश्र और हंस डी राय, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान रखना। देखिए अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। भाई आजाद मोर्चा का कार्यालय की मैं बात बता दी आपको, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं हीरालाल शास्त्री की। हीरा जो ये आजाद मोर्चा अलग से बना लिया जाता है और ये आजाद मोर्चा वाले भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, भाई कौन से प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था, लेकिन जयपुर प्रजामंडल के कुछ जो विरोधी लोग थे, इस जो जयपुर प्रजामंडल से हटकर या बगावत करके आजाद मोर्चा बनाते बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, और जो ये सदस्य और थे अन्य नेता उनके नाम में बताते, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है। आप थोड़ा ढंग से ध्यान देना किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, जो हीरालाल शास्त्री के जो पक्ष में जो लोग थे प्रजामंडल के, वो हीरालाल शास्त्री पर दबाव डालते हैं कि भाई आप तो बोल रहे थे कि भाई अपन अलग, यानी सरकार के साथ बात हो गई है, मिर्जा इस्माइल बहुत अच्छे दोस्त थे हीरालाल शास्त्री के, तो आपको तो बुलाया तक नहीं है उन्होंने, बातचीत क्या भाई, आपको नहीं तो कोई लिखित में दिया है। तो हीरालाल शास्त्री मिर्जा इस्माइल को एक पत्र लिखते हैं, ठीक है, 16 सितंबर 1942 को, ठीक है, 16 सितंबर 1942 को एक पत्र लिखते हैं, और भाई जो मेरे साथी, जो मेरे समर्थक है, जो मेरे साथी लोग हैं, प्रजामंडल के लोग हैं, वो मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं और आप किसी न किसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो मिर्जा इस्माइल इनको हीरालाल शास्त्री जी को बुलाते हैं। देखिए इनके बीच में एक फिर समझौता होता है, बैठ यानी 17 सितंबर 1942 को जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक है, 17 सितंबर 1942 को। देखिए जेंटलमैन तो ये था भाई, जो दो बड़े नेता हैं या बड़े, एक तो प्रधानमंत्री थे और एक इधर से जो अध्यक्ष थे भाई, जो जयपुर प्रजामंडल के चिरंजी लाल मिश्र के बाद हीरालाल शास्त्री बने थे, तो ये जाते हैं बात करने के लिए। तो दो लोग थे, दो ब्रिलियंट लोग थे, हाई प्रोफाइल लोग थे, हाई पर्सनालिटी वाले लोग थे दोनों, तो इसी प्रकार से इनको जेंटलमैन कहा गया था। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है, आप ये थोड़ा ध्यान रखना। यह एग्रीमेंट हुआ था 17 सितंबर 1942 को। देखिए अब मिर्जा इस्माइल, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में हुआ था। मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री थे, सवाई मानसिंह दित्ते के प्रधानमंत्री थे, राजा थे सवाई मानसिंह दित्ते, हीरालाल शास्त्री थे, इधर जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब बात करते हैं इस समझौते में शर्तें क्या रखी जाएगी। मिर्जा इस्माइल पूछते हैं जो हीरालाल शास्त्री को कि भाई चलो आपकी मांगे बताओ, अब क्या बातें हैं, जो भी जो मांगे हैं उनकी बात करते हैं। हीरालाल शास्त्री कहते हैं मिर्जा इस्माइल को, भाई देखिए जनता परेशान हो रही है और जनता की एक मुख्य मांग है कि भाई रियासत में या जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, ठीक है। आप देखिए शर्तें लिख सकते हो, जेंटलमैन एग्रीमेंट की जो शर्तें हेडिंग डाल के, कि जो फर्स्ट शर्त थी इनकी कि जयपुर में या रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो शर्त थी भाई, ठीक है, ये मान ली गई थी। मिर्जा इस्माइल पूछते हुए और बताओ कोई मांगो तो, कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर रियासत अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी, ठीक है। भाई जो इनकी और मांग थी जनता की या हीरालाल शास्त्री की, कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो जयपुर रियासत यानी राजा है वो अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे। तो ये भी मिर्जा इस्माइल की तरफ से ये मान ली गई थी, ये मांग, ठीक है। मिर्जा इस्माइल पूछते हुए और कोई मांगो तो बताओ। देखिए जयपुर प्रजामंडल ब्रिटिश जो भारत के, जो इनकी नेक्स्ट मांग थी, जयपुर प्रजामंडल ब्रिटिश भारत के जो भी विद्रोही हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, यानी दूसरी कोई रियासत है, यानी
जिस क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों का अधिकार था उनके खिलाफ कोई विद्रोह कर देता है, कोई विद्रोही विद्रोह कर देता है और वो भागकर जयपुर में या हमारे पास आ जाता है, तो उनको जयपुर रियासत गिरफ्तार नहीं करेगी। ठीक है, यानी जयपुर में जो प्रजामंडल है हमारे द्वारा उसको शरण दी जाएगी या दी जा सकती है, इसकी भी एक मांग थी। भाई जो जयपुर रियासत वाले जो लोग थे, जो राजा थे, वो उनको गिरफ्तार करके अंग्रेजों को सौंप देते थे। तो मिर्जा इस्माइल इस बात को मान लेता है कि भाई ठीक है, आज के बाद कोई भी आपका जो साथी विद्रोह करके आपके पास शरण के लिए आता है अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसको आपको शरण दे सकते हो और उसको जयपुर रियासत गिरफ्तार भी नहीं करेगी और गिरफ्तार करके अंग्रेजों को नहीं सौंपेगी। ठीक है, जो एक ये शर्त थी। फिर नेक्स्ट जो शर्त थी कि हम भाई सरकार के खिलाफ भाई शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं, आंदोलन करने की वह हमें अनुमति दी जाए। तो जो मिर्जा इस्माइल थे इस बात को मान लेते हैं, भाई ठीक है, आराम से आप शांतिपूर्वक धरना दे सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो, शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हो, लेकिन आप हिंसात्मक तरीके से आंदोलन नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से यह शर्त में मान ली जाती है। जो नेक्स्ट और शर्त थी, अब मिर्जा इस्माइल की तरफ से पूछा जाता है कि भाई आप भारत छोड़ो आंदोलन में जो भाग नहीं लोगे, या आप पहले ये बातें बता रहे थे भाई हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे, तो आपका उस पर क्या रवैया है या क्या विचार है? तो खुद हीरालाल शास्त्री मना कर देते भाई ठीक, हम हमारी जब मांगे मान ली गई है तो हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तो ये देखिए शर्त थी कि आप थोड़ा ध्यान रख लेना, भारत या जेंटलमैन एग्रीमेंट जो हुआ था 17 सितंबर 1942 को मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में। तो इस जो एग्रीमेंट के दौरान जो शर्त रखी गई थी जो मैं आपको बता दिया हूँ, आप लिख सकते हो, किसी प्रकार से याद रख सकते हो। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं अपन 1945 जब आते आते जब कुछ इनकी शर्तें मान ली गई थी और 1945 तक आते आते ये जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन था। इससे पहले जो देखिए मैं बताता हूँ, जो इस प्रजामंडल था, जो भारत छोड़ो यानी भारत छोड़ो आंदोलन था 1945 तक आते आते समाप्त हो जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1945 तक आते आते समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद भी देखिए जब प्रजामंडल के दौरान ये समझौते हो चुके थे, तो वो जो बड़े स्तर पर नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू जी 1945 में जयपुर आते हैं, जयपुर यात्रा थी उनकी, और जयपुर यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि यहाँ पे प्रजामंडल भी तितर बितर हो रखा है या बट रखा है, दो ग्रुपों में बट रखा है। तो इनसे बातचीत करती है क्यों, अरे भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? तो इनसे बातचीत करके भाई नेहरू जी को लगता है भाई इधर एक तो ग्रुप बना हुआ आजाद मोर्चा और एक साइड बना हुआ प्रजामंडल, ये दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। तो नेहरू जी ने समझाया आजाद मोर्चा वालों और प्रजामंडल वालों दोनों को समझाया, हालांकि आजाद मोर्चा वालों को ढंग से समझाते हैं भाई क्या रखा है, जब आंदोलन उधर भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो रहा है तो आप अलग रह के क्या करोगे, वापस इसमें मिल जाओ। तो 1945 में जवाहरलाल नेहरू जी के समझाने पर आजाद मोर्चा का जो विलय कर दिया गया था प्रजामंडल में। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, जयपुर यात्रा के दौरान जो नेहरू जी की जयपुर यात्रा के दौरान 1945 में आजाद मोर्चा का जो विलय कर दिया गया था प्रजामंडल में। अब इसके बाद में देखिए बात करते हैं 1942 में उत्तरदायी सरकार, जो अब इनकी जो मांग थी उत्तरदायी सरकार की, रियासत में उत्तरदायी सरकार बनाई जानी चाहिए। तो भाई उत्तरदायी सरकार की जो समिति की बात आई, किस प्रकार से आप उत्तरदायी सरकार स्थापित करोगे, कौन लोग सरकार में शामिल होंगे, तो इनकी बातें आती है 1942 में। देखिए 1943 में एक समिति बनाई जाती है इसके लिए, भाई ठीक है, पहले इसके लिए एक समिति बनाते हैं और वो समिति अपनी सिफारिशें देगी या रिपोर्ट देगी भाई कौन लोग शामिल होंगे और किस प्रकार से बस सरकार बनाई जानी चाहिए। ठीक, देखिए समिति ने रिपोर्ट दी कि भाई इसके लिए तो चुनाव करवाई जानी चाहिए। ठीक है, 1945 में चुनाव करवाए जाते हैं। देखिए मैं आपको लिख देता हूँ, देखो 1945 में जो चुनाव करवाए गए थे, जो समिति रिपोर्ट देती है, तो उसमें दो प्रकार से जो व्यवस्था बनाएगी संसद में,
ठीक है। 1945 में चुनाव करवाए गए थे और एक धारा सभा बनाई गई थी, ठीक है। संसद का एक रूप था धारा सभा। ये भी थोड़ा ध्यान रखना भाई, धारा सभा कौन से प्रजामंडल से संबंधित थी, ठीक है। तो धारा सभा जयपुर प्रजामंडल से संबंधित रहती है या संबंधित थी। इसके द्वारा चुनाव करवाए गए थे इसमें, ठीक है। देखिए इसके दो आज भी जो लोकसभा और विधानसभा होती है उसी प्रकार से एक तो प्रतिनिधि सभा थी और एक विधानसभा, ठीक है। एक विधानसभा को जो लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव बनाई गई थी, जो प्रतिनिधि सभा, इसका गठन किया गया था धारा सभा के दौरान। तो देखिए अब इसमें जो किस प्रकार से जो सीटों का वितरण किया जाएगा तो ये भी इन्होंने फिक्स कर रखा था। लेकिन इसमें जो इनके द्वारा 125 सदस्य फिक्स कर दिए गए थे, तो इसमें 125 सीटें रहेगी, ठीक। इसमें 125 सीटें रहेगी और जो ये विधानसभा है इसमें 51 सीटें रहेगी, ठीक है। अब आप आराम से चुनाव करवा सकते हो। तो इनमें चुनाव हुए तो देखिए जो ये लोग थे जो प्रजामंडल वाले, ये ही चुनाव में भाग लेते हैं। भाई कौन को, भाई जो प्रजामंडल, इन्हीं की तो मांग थी उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, तो ये लोग ही चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा में जो 51 सीटें फिक्स कर दी गई थी और प्रतिनिधि सभा में जो 125 सीटें फिक्स कर दी गई थी। देखिए ये प्रजामंडल वाले लोग थे जो जनता में लोकप्रिय नहीं हो पाए। सब अपने अपनी जो स्वार्थों के लिए काम कर रहे थे, जनता में लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं। तो जो 125 सीटें थी प्रतिनिधि सभा में, इसमें टोटल 27 सीटें जीत पाते हैं, ठीक है, 27 सीटें जीत पाते हैं। और देखिए जो विधानसभा में ये 51 जो सीटें थी, इनमें से टोटल 3 सदस्य जीत पाते हैं, 3 सीटें जीत पाते हैं। तो एक प्रकार से बहुत बुरी तरह से हारे थे जो प्रजामंडल वाले जो लोग इसमें भाग लिए थे, चुनाव में भाग लिए थे, ठीक है। 27 सीटें निकालते हैं इधर 125 में से, और विधानसभा में 51 में से 3 सीटें निकाल पाते हैं ये। देखिए अब एक प्रकार से बुरी तरीके से हार होती है। लेकिन जो ये सरकार थी, राजाओं की सरकार थी, ये मिर्जा इस्माइल थे, ठीक है। इनकी सरकार द्वारा भाई बताया जाता है इनको भी, ठीक है आपकी जो हार तो हुई है, अच्छे से हार हुई है, लेकिन फिर भी आपका एक मंत्री बना सकते हैं हम। एक मंत्री को यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा सरकार में। देखिए देवी शंकर तिवारी, ठीक है, देवी शंकर तिवारी का नाम ध्यान रखना आप। देवी शंकर तिवारी को जो सरकार में मंत्री पद बनाया गया था, ठीक है। देवी शंकर तिवारी जो सरकार में मंत्री बने थे, हार के बावजूद भी, हार मिलती भाई 125 में 27 सीटें निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। और 51 में से 3 सीटें मिली है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बिल्कुल हारे हैं, ढंग से हारे। तो देवी शंकर तिवारी को सरकार में शामिल किया गया था और मंत्री बनाया गया था, ठीक है। देखिए देवी शंकर तिवारी का एक नोट डाल के अलग से आप लिख सकते हो कि भाई राजस्थान की किसी भी रियासत में प्रथम गैर सरकारी मंत्री बने थे देवी शंकर तिवारी। राजस्थान की जो किसी भी रियासत, जयपुर ही नहीं भाई, किसी भी रियासत, जयपुर से किसी भी रियासत में देवी शंकर तिवारी जो प्रथम गैर सरकारी मंत्री बने थे, ठीक है। तो ये आप नोट डाल के लिख लेना, ठीक है। 1946 में बनते हैं, ठीक है। 1945 में चुनाव होते हैं और 1946 में देवी शंकर तिवारी को गैर सरकारी मंत्री बनाया जाता है किसी भी रियासत में। राजस्थान की किसी भी रियासत में प्रथम गैर सरकारी मंत्री बने थे देवी शंकर तिवारी। अब देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं 1948 में कुछ और सुधार कर दिए गए थे भाई सरकार में, ठीक है। भाई यहाँ पे चुनाव करवा दिए गए हैं, फिर धीरे धीरे सुधार होते गए थे। तो 1948 में और सुधार करवा दिए गए थे। तो सुधार क्या करवाए जाएंगे, इस सरकार में एक तो दीवान का पद बनाया जाएगा, ठीक है, एक दीवान का पद बनाया जाएगा, ठीक है। एक सचिव बनाया जाएगा, ठीक है।
एक दीवान बनाया जाएगा सरकार में, यानी 1948 में की बात है भाई, 1948 में और सुधार कर दिए गए सरकार में। एक दीवान बनाया जाएगा, एक सचिव बनाया जाएगा, और ठीक है, सो एक मुख्य सचिव बनाया जाएगा और 5 सचिव बनाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अपन दीवान की बात करते हैं, तो दीवान तो बनाया गया था वीटी कृष्णमाचारी को। ठीक है, दीवान बनाया गया वीटी कृष्णमाचारी को बनाया गया था। देखिए संविधान सभा में ये उपाध्यक्ष भी बने थे वीटी कृष्णमाचारी, संविधान सभा में। ठीक है, संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे वीटी कृष्णमाचारी को। देखिए मुख्य सचिव बनाए जाते हैं हीरालाल शास्त्री। ठीक है, ठीक है, अब देख मैं सचिवों के नाम लिखूंगा, नाम बोलूंगा, आप नोट कर लेना। दीवान वीटी कृष्णमाचारी बनाए जाते हैं, मुख्य सचिव बनाए जाते हैं हीरालाल शास्त्री। सचिवों के नाम में बोल देता हूँ, 5 नाम थे। दौलतमल भंडारी को एक सचिव बनाया जाता है, दौलतमल भंडारी को सचिव बनाया जाता है। देवीशंकर तिवारी को सचिव बनाया जाता है। ठीक, देवीशंकर तिवारी को सचिव बनाया जाता है, और टीकाराम पालीवाल को भी सचिव बनाया जाता है। ठीक है, 3 जो जनता में से सचिव बनाए गए थे। 2 की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कि 2 जो राजा कहते हैं इस यहाँ पे कि भाई 2 में सामंत वर्ग से जो यानी सचिव बनाऊंगा, तो एक तो देखिए गीजगढ़ पड़ता है, एक गीजगढ़ ठिकाना, तो गीजगढ़ के सामंत को सचिव बनाया गया था। ठीक है, और एक अजय रामपुरा का सामंत को यहाँ पर सचिव बनाया गया था। ठीक है, दौलतमल भंडारी, ठीक है, देवीशंकर तिवारी और टीकाराम पालीवाल, 3 तो जनता से लिए जाते हैं, और एक गीजगढ़ का सामंत बनाया जाता सचिव, और एक अजय रामपुरा का सामंत सचिव बनाया जाता। आप नाम लिखना इनका। देखिए अपन यहाँ तक बात कर लिए हैं, अब मैं कुछ जो नाम बोलूंगा आप नोट कर लेना। ज्यादा आप देखिए हर बात को लिखवाने पे क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। देखिए जो जयपुर प्रजामंडल था, इस प्रजामंडल से जो जुड़ी हुई जो संबंधित जो महिला थी, प्रमुख महिलाएं, उनका नाम मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। देखिए एक तो थी इंदिरा देवी। ठीक है, इंदिरा देवी भी यानी प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ी, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से। एक दुर्गावती शर्मा भी आंदोलन से यानी सॉरी प्रजामंडल से जुड़ी थी। सुमित्रा, सुशीला और विद्या देवी। ठीक है, सुमित्रा देवी, सुशीला देवी और विद्या देवी भी इस जो जयपुर प्रजामंडल से जुड़े थे। रमा देवी और शारदा देवी भी जयपुर प्रजामंडल से जुड़े थे। ठीक है, रमा देवी, शारदा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, दुर्गावती शर्मा। ठीक है, इनके अपन बात कर चुके हैं, ये जुड़े थे जो प्रजामंडल से, जयपुर प्रजामंडल से। देखिए जमनालाल बजाज की बात करते हैं। जमनालाल बजाज सिख करके काशी का वास के रहने वाले थे। देखिए अब जो प्रमुख व्यक्तित्व है जो प्रजामंडल से जुड़े थे, इनकी बात कर रहे हैं, फिर और आगे बात कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वैसे अगर अपने को लगेगा तो बूंदी प्रजामंडल को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। देखिए जमनालाल बजाज कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने थे। ठीक है, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के कहने पर जो अपनी जो राय बहादुर की जो उपाधि थी अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, उसको यानी लौटा दिए थे अंग्रेजों को। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के कहने पर जो उपाधियों को वापस लौटाया जा रहा था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जो अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को, तो राय बहादुर की उपाधि दी गई थी जमनालाल बजाज को, तो उसको लौटा दिया था जमनालाल बजाज ने। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है जमनालाल बजाज का। इसके बाद में अपन बात करते हैं गांधी जी का 5 पुत्र कहलाते थे जमनालाल बजाज। ठीक है, जमनालाल बजाज गांधी जी के 5 पुत्र कहलाते थे, और अपने आप को चौथा गुलाम भी कहते थे जमनालाल बजाज। ठीक है, अपने आप को यानी जमनालाल बजाज स्वयं को यानी चौथा गुलाम कहते थे। इनका मानना था कि भाई प्रथम गुलाम भारत है, द्वितीय गुलाम है जो राजस्थान है, और तृतीय गुलाम है जो जयपुर है, और यानी चौथा या चतुर्थ गुलाम हूं जो मैं खुद हूं। ठीक है, तो अपने आप को चौथा गुलाम कहते थे। देखिए 1927 में अमरसर गांव में, ठीक है, अमरसर गांव पड़ता है जयपुर में ही, तो 1927 में इन्होंने एक संघ की भी स्थापना की थी, चरखा संघ। देखिए बलवंत सांवलाराम देशपांडे के सहयोग से इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी। तो गांधी जी का महत्वपूर्ण था भाई चरखा। ठीक है,
तो चरखा संघ की स्थापना करते जमनालाल बजाज 1927 में। अमरसर नामक गांव था जयपुर में। तो बलवंत सांवलाराम देश पांडे के सहयोग से चरखा संघ की स्थापना करते हैं। अब बात करते हैं हीरालाल शास्त्री की। देखिए हीरालाल शास्त्री का एक संगठन था जयपुर हितकारिणी सभा, ठीक है। हीरालाल शास्त्री की बात कर रहे हैं। हीरालाल शास्त्री का एक संगठन बनाया गया था हीरालाल शास्त्री द्वारा, जयपुर हितकारिणी सभा। देखिए एक और जो संगठन था, एक जीवन कुटीर। देखिए संगठन ही नहीं हो सकता भाई, एक शिक्षा समिति थी, एक प्रकार से शिक्षा से जुड़ी समिति थी। फिर आगे चलकर भाई आज वनस्थली के नाम से जानी जाती है। इनकी एक बेटी थी शांताबाई। शांताबाई पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे भाई, हीरालाल शास्त्री की बेटी थी। देखिए जीवन कुटीर पहले बनाते हैं भाई। जो शांताबाई पढ़ने लिखने में अच्छी थी, लेकिन इनका निधन हो जाता शांताबाई का। पढ़ने लिखने में अच्छे होने के कारण इनकी याद में एक संगठन बनाया गया था जीवन कुटीर। देखिए टोंक जो निवाई में, निवाई जो टोंक में पड़ता है, ठीक है, निवाई जो जगह है टोंक में है। तो 1927 में जीवन कुटीर की स्थापना की गई थी। लेकिन 1935 में इसका नाम बदल के वनस्थली विद्यापीठ कर दिया गया। बहुत ही शिक्षा के जगत में बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। ये अपनी पंचमुखी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। वनस्थली विद्यापीठ अपनी पंचमुखी शिक्षा के लिए जाना जाता है, वनस्थली विद्यापीठ। 1935 में वनस्थली नाम दिया गया था इसको। पहले इसका नाम था जीवन कुटीर जो संस्था, ठीक है, शिक्षा से जुड़ी हुई संस्था थी। बाद में वनस्थली विद्यापीठ इसका नाम रखा गया था। शांताबाई की याद में जो बनाया गया था, यह स्थापित किया गया था। इसके बाद में जो संविधान सभा में जयपुर की तरफ से जो सदस्य भी बने थे हीरालाल शास्त्री, ठीक है, संविधान सभा में जयपुर की तरफ से सदस्य बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री। देखिए अपन प्रमुख व्यक्तित्व की भी बात कर रहे हैं जो प्रजामंडल से जुड़े थे, तो अब इनकी बात कर रहे हैं, थोड़े जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी बनाए जाते हैं हीरालाल शास्त्री, ठीक है। 30 मार्च 1949 को देखें, एक बात बता देता हूं मैं। 30 मार्च 1949 को जो चौथा चरण था राजस्थान के एकीकरण का, ठीक है, उसमें जयपुर का विलय कर लिया गया था। 30 मार्च 1949 को जो जयपुर का विलय कर लिया गया था चौथे चरण में, उसका नाम था वृहत राजस्थान, ठीक है। वृहत राजस्थान में संयुक्त राजस्थान और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर की जो विलय किया गया था। संयुक्त राजस्थान और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर मिलकर वृहत राजस्थान बनता है चौथा चरण। तो 30 मार्च 1949 को जयपुर का विलय कर दिया गया था चौथे चरण में राजस्थान, ठीक, वृहत राजस्थान में। देखिए वापस मैं बता देता हूँ, जो वृहत राजस्थान में जो ये 4 रियासतें पड़ी थी, इनको मिलाया गया था जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, और इनके साथ में जो पहले से बन चुका था संयुक्त राजस्थान को विलय करके वृहत राजस्थान बनाया गया। देखिए अब आगे बात करते हैं अपन जो आत्मकथा थी, एक प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ठीक है, ठीक है, हीरालाल शास्त्री की प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनकी एक आत्मकथा थी। और एक गीत भी लिखा था, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः एक गीत भी लिखा था हीरालाल शास्त्री ने। इसके बाद में बात करते हैं टीकाराम पालीवाल की, ठीक है। टीकाराम पालीवाल का एक संगठन था विद्यार्थी यूथ लीग, ठीक है। टीकाराम जो पालीवाल का एक संगठन था विद्यार्थी यूथ लीग। और ये जो टीकाराम पालीवाल थे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। टीकाराम पालीवाल जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद में बात करते हैं जानकी देवी बजाज की। जानकी देवी बजाज जो जमनालाल बजाज के पत्नी थे, ठीक है। जानकी देवी बजाज यानी जमनालाल बजाज की पत्नी थे। देखिए 1944 में प्रजामंडल की अध्यक्षता करते हैं। 1944 में प्रजामंडल की अध्यक्षता करते हैं और ये भूदान आंदोलन से भी जुड़े थे। देखिए इन्होंने 108 कुएं भी खुदवाए थे और गौ सेवा संघ के भी जो से जुड़े हुए थे जानकी देवी बजाज, और भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे। देखिए भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था, ठीक है। विनोबा भावे के लिए कहा जाता है कि भाई जो गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे तो वो कोई थे विनोबा भावे। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन इस प्रकार का था कि ज्यादा जमीन वाले जो किसान है या ज्यादा जमीन वाले जो मालिक है वो अपनी जमीनों को दान करे और जिनके पास बिल्कुल भी जमीनें नहीं है उनको भी जमीनें दी जाए। तो इस प्रकार से भूदान आंदोलन था,
तो ये थोड़ा एक अलग फैक्ट है विनोबा भावे का, भूदान आंदोलन की भी अपन बात कर लिए। इसके बाद में रतन शास्त्री की बात करते हैं। रतन शास्त्री थे जो हीरालाल शास्त्री की पत्नी थे, ठीक है, प्रजामंडल से जुड़े थे और 1955 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था, ठीक है। 1955 में रतन शास्त्री को पद्मश्री से नवाजा गया था और 1975 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। देखिए अपन बात करते हैं, एक बात रहेगी जानकी देवी बजाज की। 1956 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था, ठीक है। जानकी देवी बजाज को 1955 में, सॉरी 1956 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। देखिए पद्म विभूषण राजस्थान में महिला या पुरुष वर्ग में किसी को दिया गया था, सबसे पहली बार जानकी देवी बजाज को दिया गया था, ठीक है। राजस्थान में सबसे पहली बार दिया गया था पद्म विभूषण जो जानकी देवी बजाज को दिया गया था। इससे पहले किसी को महिला या पुरुष को ये जो पद्म विभूषण नहीं दिया गया था राजस्थान में। भारत का दूसरा बड़ा सम्मान रहता है जो पद्म विभूषण, ठीक है, भारत रत्न के बाद में पद्म विभूषण, ठीक है। तो जानकी देवी बजाज को 1956 में सबसे पहले राजस्थान में दिया गया था। देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं जो कुछ समाचार पत्र थे प्रजामंडल से जुड़े हुए, उनके भी मैं नाम बता देता हूँ। देखिए देवी शंकर तिवारी ने एक जो समाचार पत्र निकाला था, जमनालाल बजाज की मृत्यु हो चुकी थी, जमनालाल बजाज के जो याद में एक जो समाचार पत्र निकाला था उसका नाम था लोकवाणी, ठीक है। लोकवाणी नामक समाचार पत्र निकाला था 1943 में देवी शंकर तिवारी द्वारा। देखिए श्यामलाल वर्मा ने, ठीक है, श्यामलाल वर्मा ने 1942 में जयपुर समाचार पत्र निकाला था, ठीक है। जयपुर समाचार पत्र निकाला श्यामलाल वर्मा ने 1942 में, जयपुर नामक समाचार पत्र। लेकिन 1922 में राजभाषा आंदोलन से भी जुड़े थे जो श्यामलाल वर्मा थे। राजभाषा आंदोलन की हिंदी को राजभाषा बनाई जानी चाहिए, ठीक है। 1922 में, सॉरी 1922 जो राजभाषा आंदोलन चलाया गया था 1922 में चलाया गया था, इससे जुड़े थे श्यामलाल वर्मा। देखिए एक और जो समाचार पत्र था गुलाब चंद काला ने जयभूमि नामक समाचार पत्र निकाला था 1940 में। गुलाब चंद काला द्वारा जयभूमि समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था 1940 में, ठीक है। तो अपन यहाँ तक बात कर लिए। देखिए थोड़ा सा जल्दी से अपन बूंदी प्रजामंडल की भी बात कर लेते हैं। ये जयपुर प्रजामंडल कंप्लीट हो चुका अपना, अपन बात कर चुके जो प्रमुख व्यक्तित्व रहे थे इनकी बात कर लिया है। तो अपन जो बूंदी प्रजामंडल की भी बात कर लेते हैं। बूंदी प्रजामंडल ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की हुई थी। ठीक है, बूंदी प्रजामंडल की बात कर लेते हैं अपन थोड़ा जल्दी से, ज्यादा फैक्ट है ना भी। देखिए इसके संस्थापक रहते कांतिलाल और नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता, ठीक है। कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। ठीक है, ये संस्थापक रहते हैं। देखिए ऋषिदत्त मेहता थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रख लेना ऋषिदत्त मेहता का नाम। देखिए ऋषिदत्त मेहता 1923 में एक ब्यावर से एक समाचार पत्र निकालते थे, ठीक है, राजस्थान वीकली। ठीक है, राजस्थान वीकली का मतलब मैं बता दिया हूँ आपको, बता देता हूँ। साप्ताहिक अखबार था ये, साप्ताहिक समाचार पत्र था। वीकली का मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। देखिए ब्यावर से प्रकाशित किया जाता था, 1923 से शुरू किया करते हैं, ठीक है, ब्यावर से। देखिए जो ये समाचार पत्र था, ये जो राजस्थान वीकली जो साप्ताहिक समाचार पत्र था ऋषिदत्त मेहता द्वारा 1923 से निकाला जाता था ब्यावर से। इस जो समाचार पत्र में बूंदी की खबरें छपती थी, ठीक है। देखिए बूंदी की खबरें छपना यानी ब्यावर से छप रही है,
तो थोड़ा माइंड में बात आती है भाई, बूंदी की खबरें ब्यावर से कैसे छप रही है। देखिए पहले अपन बात कर चुके हैं, ब्यावर अजमेर में अंग्रेजों का राज था, न कि राजाओं का राज। बूंदी में राजाओं का राज। राजाओं के खिलाफ बूंदी में अगर अपन छाप दे तो वैसे हाथ पैर तोड़ के रखते राजा, ठीक है। अपनी जो प्रेस है उसको सल्टा दे राजा, तोड़ फोड़ कर दे, मशीनों को तोड़े फोड़े, जो छापने वालों को मार दे राजा, ठीक है। तो बूंदी की खबरें राजस्थान वीकली में ब्यावर से 1923 से छपना शुरू होती है। ऋषि दत्त मेहता इसके संपादक थे, राजस्थान वीकली समाचार पत्र के। तो थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए ऋषि दत्त मेहता का एक और संगठन था, बूंदी देसी राज्य लोक परिषद, ठीक है। बूंदी देसी राज्य लोक परिषद, राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद अपन पढ़े थे। तो इसी प्रकार से ऋषि दत्त मेहता द्वारा एक और संगठन बनाया जाता है, बूंदी देसी राज्य लोक परिषद। कोई भी नेता हो उसके बैठ जाए माइंड में कोई अपने को इस संगठन में नहीं रहना है, अपना खुद का पार्टी या संगठन बनाना है तो बना ली, कोई बात नहीं, ठीक। तो इस प्रकार से अपन जयपुर और बूंदी प्रजामंडल पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट जो भी और प्रजामंडल है उनकी भी अपन बात करेंगे, जैसे मारवाड़ और हाड़ौती, उनको पढ़ लेंगे। और जो आगे आगे जो भी प्रजामंडल है उनकी भी बात करेंगे। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आया होगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।